आज मैं एक नया चैनल आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही नया सीरीज लेके आ रहा हूं और ये केमिस्ट्री का बेस्ट टेक्निक होगा जो कि हर एक स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को, वो क्लास 11-12 या जो पास स्टूडेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे आईटी के लिए मेंस का एग्ज़ाम होता है और एडवांस लेवल में भी ये मेथड काफ़ी यूज़फुल होगा। और नीट के स्टूडेंट के लिए ये मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है। मतलब मेरे कहने का पर्पस ये है कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में 20-22 ईयर्स में जो ऑल ओवर इंडिया में हर एक डिफरेंट सिटी में मैंने पढ़ाया है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ बच्चे को ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। बच्चे ये बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कितना याद करूँ, याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। इसलिए मैंने रोल ऑफ रिएजेंट का एक सीरीज जो है वो अलग तरीके से डिज़ाइन किया है। इसको मैंने ऐसा बनाया है कि स्टूडेंट को रिएजेंट देखते ही पता चल जाए कि उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो आज मैंने जो रिएजेंट चूज़ किया है वो रिएजेंट है रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और P2O5। कॉन्क H2SO4 जो है ये बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और तो ये जो कॉन्क H2SO4 है इसकी जगह पे हम P2O5 भी यूज़ कर सकते हैं। P2O5 जो है ये पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जब कॉन्क H2SO4 कंबाइंड स्टेट से वाटर रिमूव नहीं कर पाता है तब हम लोग उससे ज़्यादा पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि इन शॉर्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें क्या होता है कि हमें चैप्टर वाइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे जनरली क्या होता है कि हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, जैसे स्कूल्स में या इंस्टीट्यूट्स में, या बच्चे जो जनरल तरीके से प्रिपरेशन कराया जाता है उसमें क्या करते हैं कि हम चैप्टर वाइज को कवर करते हैं, एक एक चैप्टर को फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। हमें लगता है कि 3-4 महीने तो कम से कम लग ही जाते हैं। उसके बाद जब हम प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जाते जाते, तो फिर प्रॉब्लम जो है हम इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने क्या किया कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी कॉन्क H2SO4 का या P2O5 का यूज़ होता है उसको मैंने सबको एक जगह लिख दिया है, और सब में एक ही प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि कॉन्क H2SO4 क्या करेगा, ये वाटर रिमूव करेगा। अब ये नेचर पे डिपेंड करेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें ये देखना है कि हम किस रिएक्टेंट के साथ यूज़ कर रहे हैं। जो रिएक्टेंट है वाटर उसी से तो रिमूव करेंगे ना। इसीलिए हम लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे कि हमें रिएक्शन याद है या नहीं है, या मैं फर्स्ट टाइम ये रिएक्शन देख रहा हूँ। जैसे मैंने इसमें 21 रिएक्शंस को कवर किया है, उसके बाद आप उसमें उसको 200 रिएक्शन भी कर सकते हो। जैसे वो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, नंबर ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट होगा, लेकिन ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो 21 है, जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में ये कवर होता है। तो मैं आज ये लेक्चर फर्स्ट में आपको कॉन्क H2SO4 और P2O5 का रोल समझा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट हमने लिया है जो मोस्ट कॉमन है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में भी यूज़ होता है। 11th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं इस चीज़ को और उनको ये चीज़ याद कराया जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ये इथेनॉल है CH3CH2OH, और इसका जब रिएक्शन कॉन्क H2SO4 से होगा तो ये वाटर रिमूव करेगा और ये प्रोडक्ट इथीन बनता है। तो इसमें क्या हुआ, वाटर रिमूव हुआ। अब देखो यहाँ तो ये रिएक्शन लिखा हुआ है। अब मैं इसको आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ कि इसको हम केवल एक्सपेंड कर देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पूरा खेला है, ये खेल है किस चीज़ का, ये है
कार्बन की 4 वैलेंसी का। आपको कार्बन की 4 वैलेंसी लिखने के लिए आनी चाहिए और इसमें हम इसके वैलेंसी को प्रॉपर एलिमेंट से उसको अटैच करेंगे। तो यहाँ हमें क्या काम करना है, वाटर रिमूव करना है। तो वाटर जब भी रिमूव होता है तो वो एडजेसेंट पोजीशन से होगा, जहाँ OH है उसके एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो इसमें क्या हुआ कि ये 2 सिग्मा बॉन्ड रिमूव हुआ, और जब 2 सिग्मा बॉन्ड रिमूव होता है तो एक पाई बॉन्ड बनता है, और ये पाई बॉन्ड 2 कार्बन के बीच आ गया और ये प्रोडक्ट बन गया इथीन। उसी तरह से सेकेंड रिएक्शन हमने लिया है, इसको कहते हैं ब्यूटेन टू ऑल। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ब्यूटेन टू ऑल है, इसका कॉम्क H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं। तो इसमें एक बार मैं चाह रहा हूँ कि पूरा रिएक्शन एक बार जो है वो सामने से आप देख लो, फिर मैं क्या करूँगा, जो ऊपर हम कर लिए उसको धीरे धीरे एक एक करके हम इसको रब करते जाएंगे और थोड़ा इसको बड़ा करके एक्सपेंड करके फिर मैं समझाऊंगा कि कैसे वाटर रिमूव करते हैं। इसीलिए मैंने डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते गया है ताकि आपको काफ़ी इजी हो समझने में। तो ये जो है ये पूरा रिएक्शन एक बार आप देख लो। जैसे मैंने यहाँ 18 रिएक्शन लिखा है और फिर एक रिएक्शन हम लास्ट में लिखेंगे, कॉम्क H2SO4 जब इथेनॉल के साथ अलग अलग टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है। तो ये फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो फर्स्ट जब हमने डिस्कस कर लिया है अब यहाँ आप देखो ये 11th नंबर से फिर से आगे ये बढ़ रहा है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो अब मैं इसको फर्स्ट वाले को रब कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ और ऊपर से अब धीरे धीरे जो है वो हम एक्सपेंड करते जाएंगे ताकि वो समझने में आसानी होगी। तो सेकेंड जो है वो क्या है, ब्यूटेन टू ऑल है। तो ब्यूटेन टू ऑल में ये सेकेंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है और फिर कार्बन की सारी वैलेंसी को 4 वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं। तो मैंने अभी क्या रूल बताया था कि कॉम्क H2SO4 का काम है कि एडजेसेंट पोजीशन से वाटर को रिमूव करना। ओके, तो अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने यहाँ से फर्स्ट नंबर कार्बन से H और सेकेंड नंबर कार्बन से OH को रिमूव किया, तो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ब्यूट 1 इन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। और किसी बच्चे ने बोला कि सर ऐसा है कि एडजेसेंट कार्बन तो ये भी है और इसके थर्ड नंबर कार्बन से हाइड्रोजन जब रिमूव करेंगे ये प्रोडक्ट होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये प्रोडक्ट बन गया क्या, ब्यूट 2 इन। ये हुआ ब्यूट 2 इन और ये हुआ ब्यूट 1 इन। तो ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, तो इसमें ब्यूट 1 इन जो है वो 15% टू 20% ही फॉर्म होता है और जो ब्यूट 2 इन है ये 80 to 85% फॉर्म होता है। तो ब्यूट 1 इन जो है हमारा ये माइनर प्रोडक्ट है और ब्यूट 2 इन जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है। अब इसमें आप ये कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन माइनर प्रोडक्ट है और कौन मेजर प्रोडक्ट है। तो इसके लिए एक केमिस्ट था जिसको हम कहते हैं, ये सिटजेव्स रूल कहलाता है। तो सिटजेव्स रूल क्या कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड एक एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और जैसे ब्यूट 1 इन है तो इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के एक ही साइड ये एल्काइल ग्रुप जो इथाइल ग्रुप है वो अटैच है। ऐसे आप देखोगे कि तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H8 है, तो इसलिए ये कहलाता है सिटजेव्स रूल। मैं इसके लिए एक छोटा सा टेक्निक बता देता हूँ कि कब हम मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो जो कार्बन है जिसपे OH अटैच है उस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन में जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होगा वहाँ से हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे एंड दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो जब भी कहीं एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, जब भी हमें कोई चीज़ एलिमिनेट करना होगा तो वहाँ हम सिटजेव्स रूल के अकॉर्डिंगली मेजर प्रोडक्ट लिखेंगे। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिपेंड करता है मल्टीपल चॉइस पे कि उसमें क्या उसका चॉइस दिया हुआ है।
कई बार ये लिखा हुआ रहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ब्यूटेन टू ऑल रिएक्ट्स विथ कॉन्क H2SO4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। जैसे प्रोडक्ट ए का चॉइस है केवल ब्यूट 1इन, सेकेंड में दिया हुआ है ब्यूट 2इन, थर्ड में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, मीन्स ब्यूट 1इन एंड ब्यूट 2इन, तो उस केस में आंसर होगा सी। यदि कहीं दिया हुआ फर्स्ट ब्यूट 1इन, सेकेंड ब्यूट 2इन, थर्ड जैसे कुछ और दे दिया, फोर्थ दे दिया नन ऑफ दीज, तो उस केस में आंसर होगा ब्यूट 2इन। और जैसे मान लो कभी किसी केस में ऐसा होता है कि फर्स्ट चॉइस दिया हुआ है ब्यूट 1इन, ब्यूट 2इन यदि नहीं दिया हुआ है, सपोज दे दिया ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक एसिड, तो उस केस में ब्यूट 1इन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो बनता ही है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस गिवन इन ए प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड रिएक्शन पे। कॉन्क H2SO4 जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे जो थर्ड रिएक्शन है इसमें हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, CH3COH है। तो जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड कॉन्क H2SO4 से रिएक्ट करता है तो आप इसका 2 मॉलिक्यूल लोगे। ये एग्जाम में लिखा हुआ नहीं होगा 2 मॉलिक्यूल, बिकॉज यू हैव टू टेक 2 मॉलिक्यूल, बिकॉज water is removed from carboxylic acid. So from one molecule of carboxylic acid OH is used, and from another molecule of carboxylic acid hydrogen is taken. So there is removal of water molecule and you will get CH3COO COCH3। ये इसका एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। अब क्या करना है आपको कि ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है, इसको मान लो आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये ट्रिक्स होता है नोमेनक्लेचर का नाम लिखने का एसिड एनहाइड्राइड के केस में। तो इस साइड भी 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है, मतलब ये इथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। सो द प्रोडक्ट इज इथेनोइक एनहाइड्राइड एंड इट इज सिमेट्रिकल और इट इज नोन एज सिंपल एनहाइड्राइड। अब हम क्या करते हैं फोर्थ केस में, अब मैं 2 अलग अलग एसिड को यूज करता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गई? इसमें तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। और उसके बाद भी यदि किसी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर भी रहेगा, तो वहाँ से आप हमें कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हो, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और कभी कभी बच्चे का फ़ोन, जैसे मैं किसी दूसरे बच्चे को बता रहा हूँ, तो यदि फ़ोन का रिप्लाई नहीं कर पाता हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। एसिड ले रहे हैं CH3COH प्लस, इसको मैं आमने सामने लिख रहा हूँ ताकि ये रिमूव करने में आसानी होगा। तो एक जगह से H और एक जगह से OH रिमूव करेंगे, तो ये कहलाता है मिक्स्ड एनहाइड्राइड CH3COO CO C2H5। जैसे मैंने ट्रिक्स बताया था, इसमें 3 ऑक्सीजन है, बीच वाले ऑक्सीजन को सेंट्रल पॉइंट मान के इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो इसमें देखो 2 कार्बन है और इसमें आपने देखा कि 3 कार्बन है, तो इसको 2 कार्बन के एसिड को कहते हैं इथेनोइक, 3 कार्बन के एसिड को कहते हैं प्रोपेनोइक। इसका आईयूपैक नेम हो गया इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। उसके बाद ये फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड से क्या करना है हम लोग को, वाटर रिमूव करना है ना। नेक्स्ट जो है ये जो 5th नंबर है, इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ये कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, और आईयूपैक नेम तो पता ही है कि इसको मिथेनोइक एसिड कहते हैं। तो वाटर रिमूव हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट जैसे 6 है, इसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड से वाटर रिमूव होगा, CO और CO2 बनता है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 7th नंबर। 7th नंबर में क्या है कि ये अमाइड ग्रुप है, इथेनामाइड इसका आईयूपैक नेम होता है और कॉमन नेम है एसिडामाइड। तो इसको पहले एक्सपेंड कर लो आप। यहाँ कॉन्क H2SO4 जो है वो वाटर को रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि C डबल बॉन्ड O से ऑक्सीजन हटना है और ये 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिमूव होगा। इसलिए इसमें ज़्यादा पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मोर पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उसको यूज करते हैं और यहाँ से ये वाटर रिमूव होता है। सो यू विल गेट CH3CN। उसी तरह से 8th नंबर जो है, 8th नंबर है एल्डोक्सिन। इसको चूंकि ये ग्रुप क्या कहलाता है, C डबल बॉन्ड N, इसमें CH और NOH है।
तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जो है वो एक H एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया था। तो कार्बन की वैलेंसी 3 होती है, तो मैंने बाय चांस इसको गलती से एक हाइड्रोजन इधर लिख दिया था। तो इससे क्या करोगे, वाटर रिमूव करोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3CN। नेक्स्ट 9 नंबर है, ये जैसा कि पता है कि C12H22 O11 क्या है, सुक्रोज कहते हैं इसको हम लोग, कैन शुगर जो होता है। इसमें कॉन्क H2SO4 डालेंगे तो कार्बन और H2O रिमूव होगा। 10th और 11th जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो 10th में क्या करोगे आप कि जो ये इथेनॉल है CH3CHO, तो इसका 3 मॉलिक्यूल जब कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ये CH3CHO कॉन्क H2SO4 के साथ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 3 मॉलिक्यूल इसमें कंबाइन हो जाता है ऐसे। तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, इसलिए इसको अलग से याद रखने की ज़रूरत है। तो इसको हम लोग कहते हैं पैराल्डिहाइड। 3 मॉलिक्यूल होगा तो पैराल्डिहाइड, और ये 4 मॉलिक्यूल होगा तो ये बनाता है मेटाल्डिहाइड। जैसे यहाँ 11th नंबर है, ये मेटाल्डिहाइड 0 डिग्री पे बनता है। 12th नंबर जो है ये एसीटोन है ना। एसीटोन को जब हम लोग कॉन्क H2SO4 पास करते हैं तो इससे मेसिटिलीन बनता है, ठीक है। अब आप चले आओ 13th नंबर पे। तो इसमें क्या करते हैं, ये इथिलीन ग्लाइकॉल है। इथिलीन ग्लाइकॉल में जब हम कॉन्क H2SO4 यूज़ करते हैं तो इससे डाई ऑक्सीजन बनता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। 4th नंबर है ये ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल को जब हम लोग कॉन्क H2SO4 से पास करते हैं तो ये एक्रोलीन बनता है। एक्रोलीन जो है ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है 15th नंबर, वो 15th नंबर रिएक्शन देखो आप। 15th नंबर में क्या करते हैं हम कि 15th नंबर में ये लैक्टिक एसिड है। अब इसको मैं यहाँ एक्सपेंड कर रहा हूँ, CH3CHOH COH। अब यहाँ जब कॉन्क H2SO4 डालेंगे ये वाटर रिमूव होगा, OH यहाँ से, और एडजेसेंट पोजीशन से एक H रिमूव होगा। ये प्रोडक्ट बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH COH। तो इसको कहते हैं हम लोग एक्राइलिक एसिड। एक्राइलिक एसिड ये कॉमन नेम है। आपको ये याद रखना है कि IIT में या नीट एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कॉमन नेम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, इसलिए इसमें कंपटीशन को क्या करना है, टफ करना है। तो इसलिए जिस कंपाउंड का कुछ कॉमन नेम यूज़ होता है उस कंपाउंड का कॉमन नेम फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। क्योंकि आईपैक नेम का तो रूल है, बच्चे तो नाम लिख ही लेते हैं उसका, इसीलिए कुछ कंपाउंड जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है उसका कॉमन नेम भी आपको याद रखना है। 16th नंबर है ये टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड यहाँ ये 16 नंबर है। इसको मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। तो जैसे इसको हम एक्सपेंड करेंगे, यहाँ देखो मैं कैसे इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। ये इसमें कैरल कार्बन है, CHOH COH और CHOH COH। तो इसमें जब हम लोग कॉन्क H2SO4 डालते हैं ये कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है कैरिंग, CHARRING कैरिंग। तो कॉन्क H2SO4 क्या करेगा, इसमें कॉन्क H2SO4 इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O रिमूव करता है, और चूंकि इसमें कुछ सल्फर होता है इसीलिए उसमें कुछ अमाउंट में सल्फर भी रिलीज होता है। अब देखो ये 17th और 18th जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखो आप इसमें ये CCl3CHO, इसको कहते हैं क्लोरल, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ CCl3CHO जब रिएक्ट करेगा क्लोरोबेंजीन के साथ कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, ये प्रोडक्ट बनाता है DDT। DDT का नाम आपको पता ही है, फुल फॉर्म ये कहलाता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब इसमें बच्चों को स्ट्रक्चर लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखो मैं यहाँ एक बहुत ही सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, स्ट्रक्चर को, कार्बन की 4 वैलेंसी को बिल्कुल खोल देना है। तो मैं इसको खोल रहा हूँ, मतलब एक्सपेंड कर रहा हूँ स्ट्रक्चर को। ये C डबल बॉन्ड OH है और ये CCl3 है, इसको मैंने लिख लिया। अब ऑक्सीजन तो यहीं से आएगा, और तो कहीं ऑक्सीजन है नहीं, और अब यहाँ हाइड्रोजन भी 2 नहीं है जो कि हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो नेचुरली है कि हाइड्रोजन क्लोरोबेंजीन से आएगा। अब देखो इसको केवल लिखने का तरीका है कि कैसे हम इसको लिखते हैं। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन को ऐसे लिख दिया,
तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, है ना। और 2 मॉलिक्यूल इसमें यूज़ करो आप, क्योंकि यहाँ इसमें 1 मोल दिया हुआ रहता है, तो जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें मॉलिक्यूल को यूज़ कर सकते हैं, कर लेंगे। यहाँ 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए, तो अब यहाँ देखो 2 मॉलिक्यूल से एक H रिमूव हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कार्बन की 2 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो गई, ऑक्सीजन हट गया। यहाँ एक क्लोरोबेंजीन का एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक दूसरे क्लोरोबेंजीन का एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि सिंपली हम इसको अटैच कर दे रहे हैं। अटैच कैसे कर रहे हैं, तो जैसे ये CCl3 है, CH है, अब 2 वैलेंसी है, एक इधर और एक इधर। ये यहाँ मैंने इसमें क्लोरीन जोड़ दिया और इसमें फिर ये क्लोरीन जोड़ दिया। अब देखो कितना आसान हो गया इसका स्ट्रक्चर लिखना। अब इसका नाम क्या है, डाइक्लोरो। इधर से पीछे से नाम देखो आप, 2 क्लोरीन है तो ये हुआ डाइक्लोरो। फिर ये 2 क्या, ये फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है तो 2 फिनाइल ग्रुप है, डाइफिनाइल। और ये ट्राइक्लोरो है, 3 क्लोरीन है और कार्बन कितना है, 2 है, 1 और 1 2, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग ट्राइक्लोरो इथेन। जैसा कि ये डिटेल पता है आपको कि DDT जो है वो इंसेक्टिसाइड में यूज होता है ना। 1974 में ये जर्मिसाइड वगैरह में वर्ल्ड वाइड यूज होता था। अब इसमें जैसे ये फिनॉल है, फिनॉल जब रिएक्ट करता है थैलिक एनहाइड्राइड से, ये कहलाता है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड मीन्स व्हेन वी रिमूव वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम थैलिक एसिड। तो आपको ये याद रखना है कि फिनॉल का जो OH के डायगोनली अपोजिट है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, पैरा पोजीशन, उसका एक हाइड्रोजन एक फिनॉल से, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे फिनॉल से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ वाला वाटर रिमूव करता है। और केवल आपको क्या करना है कि ये जो 2 वैलेंसी खाली हुआ कार्बन का, उसको फिनॉल के 2 रिंग से इसको अटैच कर देना है, दैट इज कॉल्ड फिनॉल्फ्थलीन। और लास्ट रिएक्शन जो कॉन्क H2SO4 का, और ये लास्ट रिएक्शन है कॉन्क H2SO4 का इथेनॉल के साथ, जो काफ़ी कॉमन है। 100 डिग्री पे ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, 140 डिग्री सेल्सियस पे डाइथाइल ईथर बनाता है और 170 पे इथीन बनाता है। इस तरीके से ये मैंने आज कॉन्क H2SO4 और P2O5 का पूरा जो है वो रिएजेंट कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, रोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्कस करूंगा, जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, और जो भी बेस्ट से बेस्ट होगा वो मैं प्रोवाइड करूंगा। और ये अपने आप में एक बहुत ही बेस्ट कोर्स मटेरियल मैं स्टूडेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।